नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसमें हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की अंतिम क्लास होगी। अब तक हम 3 भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पढ़ा उत्तरी मैदानी प्रदेश और अब हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो कि हमारा तीसरा है और इसको आज हम समाप्त कर लेंगे। आज प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश फिनिश हो जाएगा। कल से हम तटीय मैदान पढ़ेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्लासों को कंटिन्यूसली देखते रहें। जब भी आपको समय मिले आप क्लासों को देखें। 2 की स्पीड पर देखें, 1.5 की स्पीड पर देखें। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आए किसी भी क्लास की, चाहे वो पहली क्लास ही क्यों ना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। चीज़ें समझ में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास शुरू करने से पूर्व आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इन क्लासों का फ़ायदा हो सके। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की जो क्लास है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पठारों से कोई सवाल बनता है तो 99% चांस है कि वो आज वाले पठारों से ही बनेगा। इसलिए आज वाली जो क्लास है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो पठार हमने पढ़े थे, जिसमें मेवाड़ का पठार पढ़ा था, फिर हमने मध्य भारत का पठार पढ़ा था, फिर पढ़ा था हमने बुंदेलखंड पठार, फिर हमने पढ़ा मालवा पठार और फिर पढ़ा बघेलखंड पठार। ये जो 5 पठार थे, इनसे सवाल बनने की अगर संभावना है तो वो मालवा के पठार से ज़्यादा होती है। लेकिन आगे जो हम पठार आज पढ़ेंगे, जिसमें छोटा नागपुर आएगा, दंडकारण्य आएगा, मेघालय आएगा, कार्बी आंगलोंग आएगा और लास्ट हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार। इन पठारों से सवाल बनने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, ज़्यादा संभावना रहती है। तो इन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा कर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 5 पठार जो आज हम पढ़ेंगे उनमें से कार्बी आंगलोंग को आप छोड़ दीजिए, बाकी बचे हुए 4 ही पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला जो पठार आज हम पढ़ेंगे वो है छोटा नागपुर का पठार। आप हेडिंग डाल लीजिए, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है ये? हमारा 6ठा पठार आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब आप पेन कॉपी रख दीजिए, मैं आपको पहले समझा देता हूं। क्या समझाना है आपको कि छोटा नागपुर के पठार में आखिर क्या क्या चीजें हमें देखनी है। ये मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है। क्या है ये छोटा नागपुर का पठार है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आप सबसे पहले विस्तार लिख लीजिए। इसका मुख्यतः जो विस्तार होता है ना छोटा नागपुर पठार का, वो झारखंड में है। मुख्यतः विस्तार झारखंड में है और इसके निकटवर्ती राज्यों में, निकटवर्ती राज्य। मुख्यतः विस्तार झारखंड व निकटवर्ती राज्यों में, ये हम वहां लिख लेंगे। अभी आप इतना ही लिखें यहां पे कि मुख्यतः जो इसका विस्तार है वो झारखंड में है। अब बात करें कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है ना, ये भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार है। भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार है छोटा नागपुर का पठार। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से पठार यहाँ पर मिलेंगे, तो मुख्यतः देखा जाए तो यहाँ पर लोह अयस्क और मैग्नीज ज़्यादा मिलते हैं। बाकी सभी प्रकार के खनिज यहाँ लगभग पाए जाते हैं, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज आदि खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये याद रखना है कि छोटा जो नागपुर का पठार है, इसका मुख्यतः विस्तार झारखंड में है तथा इसके निकटवर्ती राज्यों, निकट राज्य जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया और बंगाल हो गया, इन क्षेत्रों में भी छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। समझ गए आप। फिर दूसरी बात हमने देखी कि छोटा नागपुर का जो पठार है ये एक खनिज संपन्न पठार है और इसमें लोह अयस्क और मैग्नीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी। तो यहाँ के जो ये छोटा नागपुर का पठार है ना, इसके मध्य भाग से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी, तो मान लीजिए कि हम एक नदी बहा देते हैं
सीधी ही बातें हैं। ये मध्य भाग से एक नदी बहकर जा रही है और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है ये? दामोदर नदी। जब ये नदी मध्य भाग से जाएगी तो छोटा नागपुर के पठार को ये दो भागों में बांटेगी। ये बात आपको याद रखनी है। दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। सॉरी, इसका जो ऊपरी भाग है, ये वाला जो भाग है, ऊपरी भाग कहलाता है, ये वाला भाग, हजारीबाग, हजारीबाग तथा कोडरमा पठार। कोडरमा पठार। दामोदर नदी जो छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटेगी, उसमें जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है हजारीबाग तथा कोडरमा का पठार, तथा इसका दक्षिणी भाग कहलाता है रांची का पठार। कौन सा पठार? रांची का पठार। दामोदर जो नदी है, दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी कहा जाता है। जर्मनी में जो रूर घाटी है वो कोयले के भंडार के लिए जानी जाती है, और भारत में जो दामोदर नदी है वो कोयले के भंडार के लिए जानी जाती है। इसलिए दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात करें कि छोटा नागपुर के पठार की औसत ऊंचाई क्या है, तो छोटा नागपुर जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई यहां लिख देते हैं हम, औसत ऊंचाई। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है 700 मीटर। कितने मीटर? 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, छोटा नागपुर पठार। अब तक हमने छोटे नागपुर पठार में क्या किया, एक बार समराइज करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि छोटा नागपुर जो पठार है उसका मुख्यतः विस्तार झारखंड में है तथा इसके निकटवर्ती राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में इसका विस्तार है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि ये जो अपना छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संपन्न पठार है, मतलब इसमें खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार है छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद तीसरी बात हमने पढ़ी कि यहाँ लोह अयस्क और मैग्नीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के मध्य भाग से जाती है तथा इस पठार को दो भागों में बांटती है। इसका उत्तरी जो भाग है वो कहलाता है हजारीबाग तथा कोडरमा पठार, तथा इसका दक्षिणी भाग कहलाता है रांची का पठार। फिर हमने देखा कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 700 मीटर। अब बात करते हैं इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर का जो पठार है इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी को हम यहां बना देते हैं, ये मान लीजिए इसकी सर्वोच्च चोटी है, और इस सर्वोच्च चोटी का नाम है पारसनाथ, जिस पर सम्मेद शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। पारसनाथ चोटी है ये, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। पारसनाथ कौन सी चोटी है? पारसनाथ। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है इससे अनेक नदियां निकलती हैं। अब उन नदियों में हम दो चारों के नाम लिख लेते हैं। अनेक सी नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, तो यहाँ लिख लीजिए, सॉरी पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर कर लेते हैं क्योंकि हम ग्रीन कलर से लिख रहे थे नदियों को, है ना। तो ये मान लीजिए एक तो ये नदी है, इसको लिख लीजिए आप उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। एक नदी इस साइड में बना दीजिए, तीन चार नदियाँ बना लेते हैं हम। इस नदी का नाम है शंख। ठीक है, एक नदी यहाँ से निकाल लीजिए आप, और इस नदी को लिख दीजिए बराकर, जो कि दामोदर नदी की सहायक है, बराकर। कुछ इस प्रकार की नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। अब तक कितनी चीजें देखी? अब तक कोई ज्यादा चीजें हमने नहीं देखी, 7-8 पॉइंट्स हमने देखे। इंपॉर्टेंट है, एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है छोटे नागपुर के पठार का। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है,
छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है कि बराकर नदी का उद्गम कौन से पठार से होता है, या निम्न में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से नहीं होता। तो एटलीस्ट हमें 4-5 नदियों के नाम तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि हमने पढ़ा कि छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड और उसके निकटवर्ती राज्यों में है। फिर हमने देखा कि दामोदर नदी इसके बीच से गुजरती है, 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को हम हजारीबाग बोल देते हैं और दक्षिणी भाग को हम रांची का पठार बोल देते हैं। हमने देखा औसत ऊंचाई इसकी 700 मीटर थी और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पारसनाथ थी। अनेक नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, जैसे बराकर, उत्तरी कोयल और शंख। दामोदर जो नदी है उसमें कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए दामोदर नदी को भारत की रूर घाटी कहा जाता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी छोटा नागपुर के पठार में अब तक। अब इसके आगे की बात करें, इसके आगे की जब हम बात करते हैं तो देखिए, ये जो पश्चिमी भाग है ना छोटा नागपुर का पठार, मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, आपका ध्यान यहां जाना चाहिए। हम इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। इस वाले भाग में समतल शिखर वाली चोटियां पाई जाती हैं। देखो, जैसे मान लो ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके पश्चिमी भाग में, छोटे नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में ऐसी उच्च भूमियां पाई जाएंगी जिनका शिखर है ना वो बिल्कुल समतल होगा, मतलब बराबर होगा। ये जो समतल शिखर वाली उच्च भूमि या चोटियां या पहाड़ियां होती हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहा जाता है। इसको थोड़ा और हम वैसे बना देते हैं, चोटी के पर पहाड़ी के रूप में, है ना, ताकि पता चले कि ये शिखर वाली पहाड़ियां हैं। ये मान ली। अब देखो, यहां एक नाम हम लिखेंगे, वो यहां से लिख देंगे ना। क्या बात याद रखनी है, छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में, छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में समतल शिखर वाली उच्च भूमि या पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं। और सबसे ऊंचा जो पाट है वो है नेत्रहाट पाट। कौन सा? नेत्रहाट पाट। ये जो समतल शिखर वाली उच्च भूमियां होती हैं, इन्हें कहते हैं पाट। एक मिनट, वापस बैक टू द बोर्ड आ जाइए। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि छोटा नागपुर का पठार है, इसका विस्तार हमने देखा कि विस्तार मुख्यतः बात करें तो ये झारखंड में है और इसके निकटवर्ती राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इन राज्यों में इसका विस्तार है। भारत का सबसे खनिज संपन्न पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर लौह अयस्क और मैग्नीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। दामोदर नदी इस पठारी भाग के मध्य भाग से बहती है और इस पठारी भाग को 2 भागों में बांट देती है। उत्तरी भाग की बात करें तो हजारीबाग तथा कोडरमा पठार कहलाता है और इसका दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी कहा जाता है। अगर हम बात करें छोटा नागपुर का पठार, तो छोटे नागपुर के पठार में की जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। इस छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। इसके बाद हमने देखा कि एक मिनट, सॉरी, छोटा नागपुर पठार के जो पश्चिमी भाग है वहां पर समतल शिखर वाली उच्च भूमि पाई जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषाओं में पाट कहते हैं। सबसे ऊंचा जो पाट है वो नेत्रहाट पाट है। ठीक है, वो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाट किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली समतल शिखर वाली भूमि पाट कहलाती है स्थानीय भाषा में। क्वेश्चन बन सकता है कि पाट किसे कहते हैं, तो वो लिख देगा नुकीली नुकीली चोटियां, वो लिख देगा नुकीली शिखर, कैसे भी 4 ऑप्शन बना देगा और उसमें एक बनाएगा वो समतल शिखर वाली या समतल शिखर वाली उच्च भूमि या समतल शिखर वाली पहाड़ियां स्थानीय भाषाओं में पाट कहलाएंगे और ये छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर पठार की भी पर्टिकुलर अगर बात करें तो पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, ये था नेत्रहाट पाट। इसके बाद हमने देखा कि इससे अनेक नदियों का उद्गम भी होता है छोटा नागपुर पठार से। तो कौन कौन सी है? जैसे उत्तरी कोयल हो गई, शंख हो गई, बराकर हो गई, दामोदर हो गई, ये नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। अब यहाँ कुछ जनजातियां निवास करती हैं, तो उन जनजातियों को और बना देते हैं हम, है ना।
दो यहां पर ये जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों के नाम है, इसका नाम है मुंडा और इसका नाम है संथाल। ये दो जनजातियां यहां पर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ये जो जाति है, अगर हम बात करें कि यहां पर दो जनजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी? ये जो जनजाति है इसका नाम है मुंडा और ये जो दूसरी जनजाति है इस जनजाति का नाम है संथाल। तो मुंडा और संथाल जनजाति यहां पाई जाती है छोटा नागपुर के पठार पर, या निवास करती है। मुंडा और संथाल जनजाति छोटा नागपुर के पठार पर निवास करती है। ये था सॉरी, ये था पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार। अब भी कोई बिंदु यदि आपकी समझ नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि छोटे नागपुर के पठार में आपको क्या समझने, सबसे इंपॉर्टेंट पठार हैं आप जो आपने छोटा नागपुर पठार पढ़ा है, इसके बाद जो दंडकारण्य पठार पढ़ेंगे, फिर मेघालय पठार पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पठार है। तो ये बात आप भूलना मत कि भाई आप ऐसे ही पूछो नहीं, कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम दोबारा उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन बनेंगे तो लगभग वो यहीं से बनने वाले हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, नोट्स बना लेते हैं। पहला बिंदु लिखिए, इस पठार का इस पठार का इस पठार का विस्तार इस पठार का विस्तार मुख्यतः इस पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड तथा इस पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड तथा निकटवर्ती राज्यों इस पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड तथा निकटवर्ती राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल में है। यह पठार कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। यह पठार भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार है। यह पठार भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार है, जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज आदि खनिज पाए जाते हैं। दो बिंदु हमने देख ली। ये चीजें मैंने आपको पहले ही जब हमने डायग्राम में छोटा नागपुर पठार समझा है वहां समझा दी हैं। फिर भी कोई बात आपकी समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे बता दें, हम कमेंट बॉक्स में उसे दोबारा समझ लेंगे। आगे बात करें, दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी इस पठार के मध्य से बहती है। दामोदर नदी इस पठार के मध्य से बहती है तथा इसे दो भागों में विभाजित करती है। दामोदर नदी इस पठार के मध्य से बहती है तथा इसे दो भागों में विभाजित करती है।
अगला पॉइंट, इस पठार का उत्तरी भाग, कौन से पठार का? छोटा नागपुर पठार का। इस पठार का उत्तरी भाग, इस पठार का उत्तरी भाग छोटा नागपुर पठार, इस पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग तथा कोडरमा पठार, हजारीबाग तथा कोडरमा पठार व दक्षिणी भाग, इस पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग तथा कोडरमा पठार वह दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है। वह दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है। समझ आ गया होगा अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया। इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें समझते हुए चलें। फिर भी कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लें। दामोदर नदी घाटी में दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसलिए दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी कहते हैं। ठीक है, दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी कहते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे चले। इस पठार की औसत ऊंचाई, इस पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर है तथा सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है इस पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर है तथा सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। आगे बात करें। इस पठारी प्रदेश के पश्चिमी भाग में, इस पठारी प्रदेश के पश्चिमी भाग में समतल शिखर वाली, उच्च भूमि या पहाड़ियां, समतल शिखर वाली उच्च भूमि या पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहते
हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं। अगला बिंदु, सबसे ऊंचा पाट, सबसे ऊंचा पाट, सबसे ऊंचा पाट नेत्रहाट पाट है। नेत्रहाट पाट है, सबसे ऊंचा पाट नेत्रहाट पाट है। आगे चले, इस पठारी प्रदेश से, इस पठारी प्रदेश से अनेक नदियों का, इस पठारी प्रदेश से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जैसे दामोदर, जैसे दामोदर, उत्तरी कोयल, बराकर, शंख आदि। जैसे दामोदर, उत्तरी कोयल, बराकर, शंख आदि। इस पठारी प्रदेश पर, इस पठारी प्रदेश पर या इस पठार पर, इस पठार पर मुंडा व संथाल जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा व संथाल जनजाति निवास करती है, निवास करती। इस पठार पर मुंडा व संथाल जनजाति निवास करती है। समझ गए होंगे आप ये सब। यदि कोई बिंदु इसमें आपकी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगला पठार शुरू करते हैं। एक बार आप सभी वीडियो को पुनः लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि वो भी इन वीडियोज का फ़ायदा उठा सकें। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि आज जो हम पठार पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पठार है। क्वेश्चन अगर पठारों से बनता है और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पठारों से क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज़्यादा संभावना है, इवन 99% संभावना है कि आज की क्लास से ही वो बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे मजाक में ना लें, सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आज क्वेश्चन बनता है ना तो इसी पठारी प्रदेश से बनेगा, इसी पठारी प्रदेश की जो आज हमारी क्लासें चल रही हैं इसी से बनेगा। जैसे दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार, इन पठारों से बनेगा, क्योंकि ये अच्छे और इम्पोर्टेंट पठार हैं। इनमें बहुत सी चीज़ें याद करने लायक भी हैं, ठीक है, तो आप इनको हल्के में ना लें। अब हम आगे चलते हैं और आज का हमारा दूसरा पठार दंड का रण्य पठार, जो कि 7 नंबर का पठार है हमारा, उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। दंड का रण्य पठार। विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है, इनमें मुख्यतः विस्तार है। और आंशिक विस्तार की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस पठार की भाग की, है ना, तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि हम सभी डायग्राम बनाते हुए आ रहे हैं। ये मान लीजिए हमने बना दिया दंडकारण्य पठार। इसमें इस वाले भाग का जो विस्तार है, इस साइड में जो भाग है, इसको आप समझना छत्तीसगढ़, यहां पर है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
आंशिक विस्तार की हम बात कर रहे थे, तेलंगाना। छत्तीसगढ़ में इस पठार को बस्तर के पठार के नाम से जाना जाता है। दंडकारण्य जो पठार है इसे छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार कहा जाता है। तो हम यहां लिख देते हैं बस्तर का पठार। बस्तर का पठार। और उड़ीसा में इस पठार को कालाहांडी पठार के नाम से जानते हैं। तो उड़ीसा में हम इसे लिखेंगे कालाहांडी पठार। कौन सा पठार? कालाहांडी पठार। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि दंडकारण्य पठार का जो विस्तार उड़ीसा में है उसे किस पठार के नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है कालाहांडी पठार के नाम से। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, बस्तर का जो पठार है ना, ये लौह अयस्क के भंडार के लिए जाना जाएगा, और कालाहांडी का जो पठार है ये बॉक्साइट के भंडार के लिए जाना जाएगा। दंडकारण्य जो पठार है इसका विस्तार हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मुख्यतः विस्तार है, आंशिक विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये जो पठारी प्रदेश है इसको छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार कहते हैं। समझ गए? छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार कहेंगे और उड़ीसा में कालाहांडी पठार कहेंगे। जो बस्तर का पठार है यह जाना जाता है लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क। और कालाहांडी का जो पठार है यह जाना जाता है बॉक्साइट। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। समझ में आई चीजें? दंडकारण्य पठार का जो विस्तार छत्तीसगढ़ में उसे हम बोलते हैं बस्तर का पठार, और बस्तर का पठार जाना जाता है लौह अयस्क के भंडार के लिए। और दंडकारण्य पठार का जो विस्तार उड़ीसा में है उसे हम बोलते हैं कालाहांडी पठार, और कालाहांडी पठार जाना जाता है बॉक्साइट के भंडार के लिए। अब हम दो नाम सुनते आए हैं लौह अयस्क के भंडार में, दल्ली राजहरा और बैलाडीला। बहुत ही जाने माने नाम है लौह अयस्क के। जब हम खनिज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि लौह अयस्क की प्रमुख खाने हैं बैलाडीला और दल्ली राजहरा। तो ये दोनों ही खाने बस्तर के पठार में स्थित है। कहाँ? तो इन दोनों खानों को हम लिख देते हैं दल्ली दल्ली राजहरा बैलाडीला। ये जो डायग्राम मैं आपको बनवा रहा हूं ना, एज ए शॉर्ट नोट्स आपको काम में लेने हैं। पूरी थ्योरी पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये सब कुछ पढ़ते ही थ्योरी माइंड में घूम जानी चाहिए। जैसे ही आप इस चित्र को देखो, मैं आपके माइंड में मैं आ जाना चाहिए, मैं आप अपने सामने आपके प्रकट हो जाऊं, और मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार को बस्तर का पठार बोलते हैं, लौह अयस्क भंडार के लिए जाना जाता है, और इसी बस्तर के पठार पर लौह अयस्क की प्रमुख खान दल्ली राजहरा और बैलाडीला है। ठीक है, फिर हम चलते हैं कालाहांडी पठार पर। कालाहांडी पठार जो है वो बॉक्साइट के भंडार के लिए जाना जाता है, और उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं या कुछ जिले हैं जो बॉक्साइट के भंडार के लिए जाने जाते हैं। हम उनको लिख लेते हैं। कौन कौन से जिले हैं वो? ये जिले हैं कालाहांडी, एक तो इसी नाम से है, कोरापुट। टेंशन ना लो, ये जो खनिज संसाधन हम पढ़ेंगे ना, मैं पूरी ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा, इजीली याद हो जाएंगे आपके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बोलनगीर, ठीक है, बोलानगीर है ना, बोलानगीर है ये। कौन कौन से जिले हैं उड़ीसा के जो जाने जाते हैं बॉक्साइट के भंडार के लिए? कालाहांडी, कोरापुट और बोलानगीर। सॉरी, दंडकारण्य पठार, सॉरी, दंडकारण्य पठार की बात कर रहे थे। दंडकारण्य पठार का विस्तार हमने देखा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। बात करें दंडकारण्य पठार का, वह भाग जो छत्तीसगढ़ में स्थित है उसे बोलते हैं बस्तर का पठार, और जो भाग उड़ीसा में स्थित है उसे बोलते हैं कालाहांडी पठार। बस्तर का पठार लौह अयस्क के भंडार के लिए जाना जाता है, और लौह अयस्क की प्रमुख खान दल्ली राजहरा और बैलाडीला
इसी भाग में स्थित है। कालाहांडी का पठार बॉक्साइट के भंडार के लिए जाना जाता है और उड़ीसा के प्रमुख जिले कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिर कालाहांडी पठार क्षेत्र में स्थित है, जो कि बॉक्साइट के भंडार के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं बस्तर का जो पठार है, इस पर कौन सी नदी बहती है। तो इस पर जो नदी बहती है उसका नाम है इंद्रावती। बस्तर के पठार की नदी है वो है इंद्रावती। और इधर से अगर हम बात करें कालाहांडी पठार की, तो यहां से दो नदियां बहेंगी और ये दो नदियां, इनका नाम है सिबरी और सिलेरू। सबरी और सिलेरू। सिलेरू। कालाहांडी जो पठार है उसकी प्रमुख नदियां हैं सबरी और सिलेरू। और दूसरी अगर बस्तर के पठार की बात करें तो उसकी प्रमुख नदी है इंद्रावती। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, मैं एक नदी और बना रहा हूं जो आपको आगे भी याद रखनी है ना। ये मान के चलिए ये वो नदी है। कौन सी नदी है ये नदी है गोदावरी। गोदावरी। और इंद्रावती और सबरी और सिलेरू नदियां, सबरी और सिलेरू नदियां ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सबरी और सिलेरू और इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ये था पूरा का पूरा दंडकारण्य पठार, मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ साथ यहाँ एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है गोंड जनजाति, तो वो जनजाति को भी हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति यहाँ निवास करती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन सी जनजाति निवास करती है? गोंड जनजाति यहाँ निवास करती है। ये पूरा का पूरा दंडकारण्य पठार हो गया। अगर कोई चीज़ अब भी आपके समझ नहीं आई है दंडकारण्य पठार में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उस पर दोबारा डिस्कशन करेंगे। दंडकारण्य जो पठार है इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंशिक विस्तार की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। दंडकारण्य पठार का जो दंडकारण्य पठार का दोबारा शुरू करते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। दंडकारण्य पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है मुख्यतया, और आंशिक विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। दंडकारण्य पठार का वह भाग जो छत्तीसगढ़ में विस्तृत है उसे बस्तर का पठार कहते हैं। बस्तर का पठार लौह अयस्क के भंडार के लिए जाना जाता है और लौह अयस्क की प्रमुख खान दल्ली, राजहरा और बैलाडीला बस्तर के पठार पर ही स्थित है। बस्तर के पठार की प्रमुख नदी इंद्रावती है। ये पूरा हो गया बस्तर का पठार। अब आते हैं हम उड़ीसा वाले भाग में। दंडकारण्य पठार का वह भाग जो उड़ीसा में विस्तृत है उसे कालाहांडी पठार के नाम से जाना जाता है। ये बॉक्साइट के भंडार के लिए जाने जाते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट और बोलानगीर जिले बॉक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सबरी और सिलेरू नदियां कालाहांडी पठार की प्रमुख नदियां हैं या कालाहांडी पठार पर बहती हैं। इसके बाद गोंड जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है। ये था पूरा दंडकारण्य पठार। अगर कोई चीज़ अब भी आपकी समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो हम दूसरे तरीके से समझेंगे। अब हम बनाते हैं इनके नोट्स। चलिए लिखना शुरू कीजिए। पहला लिखिए, इस पठार का विस्तार, इस पठार का विस्तार, इस पठार का विस्तार मुख्यतया, इस पठार का विस्तार मुख्यतया छत्तीसगढ़, इस पठार का विस्तार मुख्यतया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, और उड़ीसा में है तथा आंशिक विस्तार तथा आंशिक विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है तथा आंशिक विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है,
ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद बात करें इस पठार के छत्तीसगढ़ वाले भाग को, इस पठार के छत्तीसगढ़ में विस्तृत भाग को, इस पठार के छत्तीसगढ़ में विस्तृत भाग को बस्तर का पठार कहते हैं। इस पठार के छत्तीसगढ़ में विस्तृत भाग को बस्तर का पठार कहते हैं। बस्तर का पठार कहते हैं, जिसकी प्रमुख नदी इंद्रावती है, जिसकी प्रमुख नदी इंद्रावती है, इंद्रावती है, जिसकी प्रमुख नदी इंद्रावती है। ठीक है। बस्तर का पठार, बस्तर का पठार लौह अयस्क के भंडार के लिए जाना जाता है। लौह अयस्क के भंडार के लिए बस्तर का पठार लौह अयस्क के भंडार के लिए जाना जाता है, जाना जाता है। लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान, लौह अयस्क की, लौह अयस्क की विख्यात खान, लौह अयस्क की विख्यात खान दल्ली, राजहरा, दल्ली, राजहरा तथा बैलाडीला, तथा बैलाडीला इसी पठार पर हैं, इसी पठार पर स्थित हैं, इसी पठार पर स्थित हैं, इसी पठार पर स्थित हैं। ये हो गया पूरा बस्तर का पठार। अब हम बात करते हैं इस पठार के उड़ीसा में विस्तृत भाग को, इस पठार के उड़ीसा में विस्तृत भाग को, इस पठार के उड़ीसा में विस्तृत भाग को, इस पठार के उड़ीसा में विस्तृत भाग को कालाहांडी पठार कहते हैं। इस पठार के उड़ीसा में विस्तृत भाग को कालाहांडी पठार कहते हैं, जिस पर सबरी और सिलेरू नदियाँ, जिस पर सबरी और सिलेरू नदियाँ बहती हैं। कालाहांडी पठार, कालाहांडी पठार बॉक्साइट के भंडार के लिए, कालाहांडी पठार बॉक्साइट के भंडार के लिए, बॉक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कालाहांडी पठार बॉक्साइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांडी, उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलानगीर जिले बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। बॉक्साइट के भंडार के लिए जाने जाते हैं। इस पठार पर गोंड जनजाति, इस पठार पर गोंड जनजाति
निवास करती है, इस पठार पर गोंड जनजाति निवास करती है। समझ गए? ये था अपना दंड का रण्य पठार। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कल वाली क्लास से कितनी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं आज की। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे शुरू करते हैं आज हम मेघालय का पठार। मेघालय पठार ये हमारा 8 नंबर का पठार है, मेघालय पठार। ये मान लीजिए, पेन बदल लूं मैं एक बार। ये है हमारा मेघालय पठार। ये जो मेघालय पठार है ना, ये छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। हमने पढ़ा था कि छोटा नागपुर का पठार यहाँ फैला हुआ था ना, ये मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा है ये? छोटा नागपुर। ये बीच में एक भ्रंश के द्वारा अलग हो रहे हैं। ये मेघालय पठार है, ये छोटा नागपुर पठार। मेघालय पठार को छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है या इसी का विस्तार माना जाता है। ये छोटा नागपुर पठार से मालदा भ्रंश के द्वारा अलग होता है। ठीक है, मालदा भ्रंश के द्वारा अलग होगा तो मान लीजिए कि ये मान लीजिए मालदा भ्रंश है। ये है मालदा भ्रंश। ये मालदा भ्रंश के द्वारा अलग हो रहा है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है मेघालय पठार। मेघालय पठार मालदा भ्रंश के द्वारा, एक मिनट, छोटा नागपुर पठार मेघालय का जो पठार है वो छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। मालदा भ्रंश के लिए, मालदा भ्रंश के द्वारा ये छोटा नागपुर के पठार से अलग होता है। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली। अब हम आगे बात करें, ये जो मालदा भ्रंश है इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। राजमहल, इधर लिख दो गारो, आगे दोबारा बनाएंगे हम गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। ये गारो जो पहाड़ी है ना, ये मेघालय के पठार पाई जाती है। तो राजमहल गारो गैप भी इस भ्रंश को कहा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? छोटा नागपुर पठार का ही भाग है मेघालय पठार, और मेघालय पठार छोटा नागपुर के पठार से मालदा भ्रंश के द्वारा अलग हो रहा है। मालदा भ्रंश को ही राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। और ये जो भंडार है ना, ये लोहा, यूरेनियम और कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। मेघालय का जो पठार है इस पर कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे तो वो देखिए, लोहा, सेम ही पेन हो गया, इतने पेन के कलर होने के बाद भी सेम ही आ जाते हैं, है ना। तो ये लिख देता हूं मैं, लोहा, यूरेनियम और कोयला। ये है मेघालय पठार में कौन कौन से वो पाए जाते हैं, हमें जिनके बारे में हम कहें तो मेघालय जो पठार है उसमें लोहा, यूरेनियम और कोयला आदि खनिज पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, तीनों खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे बात करें हम तो मेघालय के पठार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। अब मैं पहाड़ियाँ बना देता हूँ ना, ये बना दी मैंने, मान लीजिए
गारो। कौन सी पहाड़ी है ये? गारो। आगे मैं दूसरी बना रहा हूं, खासी, है ना। पेन चेंज कर लेता हूं। ये मान लीजिए खासी पहाड़ियां हैं, और ये मैंने बना दी तीसरी पहाड़ी जयंतिया। ये तीन प्रमुख पहाड़ियां हैं जो मेघालय के पठार में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। अब हम सबसे पहले एक एक पहाड़ी को लेकर चलते हैं। गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है नोक्रेक। ये है गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, जिसे नोक्रेक कहते हैं। क्या कहते हैं? नोक्रेक। ये सर्वोच्च शिखर है और इसका नाम है नोक्रेक। ठीक है, नोक्रेक इस पहाड़ी का नाम है, या इस सर्वोच्च शिखर नाम। गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है नोक्रेक। ठीक है, कौन सी? नोक्रेक। अब हम चलते हैं खासी पहाड़ियों में। नोक्रेक जो चोटी है ये एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये बात हमें याद रखनी है। अब तक हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि मेघालय का जो पठार है वो छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, लेकिन ये मालदा भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो रहा है। छोटा नागपुर पठार से जब ये अलग होता है तो जो मालदा भ्रंश है उसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। राजमहल की पहाड़ियां, इधर गारो की पहाड़ियां। ठीक है, मेघालय पठार जो है वो लोहा, यूरेनियम और कोयला के भंडार इस पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय पठार पर पाई जाती हैं। गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी नोक्रेक है, जो कि एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। अब आगे चलते हैं खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है शिलोंग। शिलोंग, और ये शिलोंग ही जो चोटी है ये मेघालय पठार की भी सबसे ऊंची है। समझ में आया? दो चीजें मैंने बताई। मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है शिलोंग, और ये खासी की पहाड़ियों में स्थित है। या तो ऐसे याद रख लो, या खासी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है शिलोंग, जो कि मेघालय के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद बात करें तो जो खासी पहाड़ियां हैं इन्हीं में दो स्थान पाए जाएंगे। ये जो ग्रीन पेन से मैंने लिखे हैं, इस एक का नाम है मासिनराम, और दूसरे का नाम है चेरापूंजी। चेरापूंजी, चेरापूंजी। मासिनराम विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी पहाड़ियों में? खासी की पहाड़ियों में स्थित है। अब बात करते हैं जयंतिया पहाड़ियों की। जयंतिया पहाड़ियों में मैं इनकी चोटी को अलग कलर से लिख देता हूं। मरंगछी के नाम से इसकी सबसे ऊंची चोटी, मरंगछी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब तक जो हमने पढ़ा ये था पूरा का पूरा मेघालय के पठार। कोई ऐसी बात जो मेघालय के पठार में आपके समझ नहीं आई है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मेघालय का पठार इंपॉर्टेंट पठार है। मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, जो मालदा भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। इस मालदा भ्रंश वाले जो गैप है इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं।
मेघालय के पठार पे लोहा, यूरेनियम और कोयले के भंडार पाए जाते हैं। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ इसमें सम्मिलित हैं या इसी में मेघालय के पठार पर ही स्थित है। गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी नोक्रेक है जो कि एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। खासी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी शिलोंग है जो कि मेघालय के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। चेरापूंजी और मासिनराम खासी की पहाड़ियों में स्थित एक स्थान है जो कि मासिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। ठीक है, इसके बाद बात करें जैंतिया पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी मरंगच्छी है, मंगरक्षी है ना, ये बात आपको याद रखनी, मनरक्षी। ये था पूरा पूरा मेघालय पठार। अब भी मेघालय पठार में कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, हम इस पर दोबारा चर्चा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चीज़ें क्लियरली समझते हुए हमें चलना है। ऐसे पढ़ना है कि दोबारा जब भी आप पढ़ो तो केवल शॉर्ट नोट्स ही आपको इंडियन ज्योग्राफी के पढ़ने पड़े। अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखें आप मेघालय पठार। मेघालय पठार छोटा नागपुर, मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार का भाग माना जाता है, भाग माना जाता है। मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार का भाग माना जाता है। मेघालय पठार मालदा भ्रंश के द्वारा, मेघालय पठार मालदा भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से, मेघालय पठार मालदा भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। मेघालय पठार मालदा भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। मेघालय पठार मालदा भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है, जिसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, जिसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। इसके बाद इस पठार पर कोयला, लोहा, यूरेनियम, इस पठार पर कोयला, लोहा, यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। इस पठार पर कोयला, लोहा, यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। आगे चलें। इस पठार में गारो, खासी, जैंतिया, पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस पठार में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, अगला लिखें। गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी नोक्रेक है, जो कि एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलें। दूसरा लिखिए। खासी पहाड़ियों की
सर्वोच्च चोटी, खासी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, खासी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी शिलोंग है, जो मेघालय पठार की भी, जो मेघालय पठार की भी, जो मेघालय पठार की भी सर्वोच्च चोटी है, जो मेघालय पठार की भी सर्वोच्च चोटी है। आगे आइए, मासिनराम व चेरापूंजी, मासिनराम व चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में ही स्थित है, खासी पहाड़ियों में ही स्थित हैं। मासिनराम, मासिनराम विश्व का, मासिनराम विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है। मासिनराम विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है। इसके बाद जैंतिया पहाड़ियों की, जैंतिया पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, जैंतिया पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी मरंगच्छी है, मरंगच्छी है। ये था हमारा मेघालय पठार। अब हम बात करें, अब तक हमने 3 पठार पढ़े, एक बार हम उनका मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आज का हमारा पहला पठार था छोटा नागपुर पठार। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो झारखंड, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, झारखंड की बात करें छत्तीसगढ़, 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 बंगाल, उड़ीसा। इसमें विस्तार था छोटा नागपुर पठार का। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी बह रही थी? दामोदर। और दामोदर नदी को क्या कहते थे? दामोदर नदी को कहते थे भारत की रूर घाटी, भारत की रूर घाटी। ठीक है। उत्तरी भाग क्या कहलाया? उत्तरी भाग कहलाया हजारीबाग, हजारीबाग, कोडरमा, कोडरमा पठार। और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? दक्षिणी भाग कहलाया रांची का पठार। किसका पठार? रांची का पठार। इसके बाद बात करें अन्य कौन सी नदियां यहां से निकलती हैं, तो उत्तरी कोयल, शंख, बराकर, ये नदियां भी यहीं से निकलती हैं। इसके बाद बात करें औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई 700 मीटर। सबसे ऊंचा चोटी, जो चोटी थी पारसनाथ। कौन सी थी? पारसनाथ। याद होंगी ना सारी चीज़ें, आज ही पढ़ाई हैं, आपके भी याद आ रही होंगी। इसके बाद बात करें तो समतल शिखर वाली जो उच्च भूमियाँ थी उसे कहते थे पाट। पाट क्या थी? समतल शिखर वाली उच्च भूमि। क्या थी? समतल शिखर वाली उच्च भूमि। समतल शिखर वाली उच्च भूमि पाट कहलाती थी। पाट के बाद बात करें सबसे ऊंचा पाट कौन सा था, तो यहीं लिख दो नेत्रहाट पाट। नेत्रहाट पाट सबसे ऊंचा था। इसके बाद ऊपर चलें तो ऊपर चलेंगे तो हमें 2 जनजातियां मिलेंगी, वो थी मुंडा और संथाल। मुंडा और संथाल जनजाति। और खनिज की बात करें
तो लोह अयस्क और मैग्नीज, लोह अयस्क मैग्नीज। समझ गए? ये था पूरा छोटा नागपुर का पठार। एक एक चीज आप क्लियरली समझते हुए चलें। ये था छोटा नागपुर का पठार। अब आगे चले तो दूसरा हमने पढ़ा दंडकारण्य का पठार। कौन सा? दंड का रण्य पठार। अब इसके इस बिंदु के मैं इस साइड में जो पठार लिखूंगा वो हो जाएगा उड़ीसा का पठार, और इधर लिखूंगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का पठार। तो इधर लिख दूं विस्तार छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में इसे क्या बोलते थे? बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। नदी कौन सी बहेगी? इंद्रावती। बस्तर के पठार पर इंद्रावती, ये बस्तर यहां लिख देता हूं मैं, ना पेन चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये बस्तर, ये कालाहांडी, ठीक है। इंद्रावती नदी बहेगी, इंद्रावती नदी बहेगी, लोह अयस्क पाए जाएंगे। लोह अयस्क के खान देखें तो दल्ली, राजहरा, बैलाडीला, दल्ली, राजहरा, बैलाडीला जैसी खान पाई जाएंगी। इसके बाद आगे चलें, लोह अयस्क के खान के बाद जब हम आगे चलेंगे, कौन कौन से आ गए बस्तर के पठार में? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है, बस्तर का पठार इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी लोह अयस्क के भंडार, दल्ली, राजरा और बैलाडीला। इसके साथ साथ यहां जनजाति कौन सी पाई जाएगी? गौड़। ये पूरे पूरे दंडकारण्य पठार में पाई जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है, गौड़ जनजाति पाई जाएगी। इधर कालाहांडी पठार का विस्तार है उड़ीसा में। कालाहांडी पठार की नदियां कौन सी हैं? सबरी और सिलेरू, ठीक है। सबरी और सिलेरू नदियां हैं। पाया क्या जाता है? बॉक्साइट, और बॉक्साइट में अगर हम आगे बात करें दंडकारण्य पठार में, तो कौन कौन से जिले हैं उड़ीसा के जो बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं? तो वो हैं कालाहांडी, बोलानगीर, कोरापुट। ये जिले थे जो बॉक्साइट के भंडार के लिए जाने जा रहे थे। ये था दंडकारण्य पठार। और तीसरा हमने पढ़ा मेघालय पठार। मेघालय क्या पढ़ा हमने? छोटा नागपुर पठार का भाग। किसका भाग? मेघालय पठार। मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार का भाग। फिर क्या पढ़ा? मालदा भ्रंश द्वारा अलग, द्वारा अलग। इसे ही बोलते हैं राजमहल गारो गैप, ठीक है। इसके बाद बात करें राजमहल गारो गैप बोलते हैं। इसके बाद बात करें तो मेघालय पठार में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी, गारो पहाड़ी, सर्वोच्च चोटी नौकरेक, खासी पहाड़ी, सर्वोच्च चोटी शिलोंग, और ये ही मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी। और जैंतिया सर्वोच्च चोटी मरंगच्छी। ये था मेघालय का पठार। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे दो ही पठार पढ़े, कार्बी ओंगलोंग पठार और दूसरा पठार हमारा बचा हुआ है दक्कन का पठार। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और फिर दोनों में ही दक्कन का जो पठार है उसमें अकेले पठार में ही 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। दक्कन के पठार को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, वो 1.5 पौने 2 घंटे तक चली जाएगी।
तो इससे अच्छा है कि हम आज ही इसको वाइंड अप कर देते हैं। इतनी जो हमने पढ़ लिया उसको आज कंप्लीट करते हैं। कल हम कार्बी ओंगलोंग पठार और दक्कन के पठार को पढ़ेंगे और साथ में तटीय मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय भी कल हम शुरू कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को चैनल से जोड़ें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।